मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो हर भारतीय को देखना बहुत जरूरी है। चाहे आप मिडिल क्लास के हों या फिर आप लोअर मिडिल क्लास हों या फिर अपने आप को आप सुपर रिच मानते हों या फिर सुपर रिच से भी ऊपर एक 0.1% आबादी है हमारे देश में जिसके पास 40% संसाधनों पर कब्जा है उसको। क्योंकि दोस्तों ये कहानी भारत के किसी एक नाम की नहीं है। भारत में पिछले 12 साल ऑलमोस्ट 12 साल से चले आ रहे एक ऐसे सिस्टम की है, एक ऐसे इकोसिस्टम की है जिसमें एक आदमी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ऐसे ही नहीं करता, उसके आगे भारत के सारे संसाधन परोस दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आंख खोलने वाला वीडियो है। जितना हो सके आप ये वीडियो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो राज ठाकरे ने शेयर किया है। दोस्तों राज ठाकरे आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक हो चुके हैं और इन दिनों प्रचार खूब कर रहे हैं स्थानीय चुनाव के लिए। राज ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित किया। आप देखिए भीड़ वहां पर जनसभा में, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा जिस बात पर है वो इस वीडियो की है जो राज ठाकरे ने अपने जनसभा में शेयर किया। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बताता है कि पिछले ऑलमोस्ट 11.5-12 सालों में भारत में अडानी कहां कहां पहुंच गया है। दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में आपको लगातार ये वीडियो में दिखाती रहूंगी। शायद मेरा वीडियो खत्म हो जाए लेकिन ये जो एरोज है ये खत्म ना हो, क्योंकि ये बताता है कि देश के किस किस हिस्से में अडानी अलग अलग तरह से पहुंच गया है। आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों अडानी पर तमाम तरह के सवाल राजनीतिक तौर पर उठते रहे हैं, लेकिन अगर एक ब्रांड इतना बड़ा बन रहा है और वो देश भर में विकास कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों प्रॉब्लम किसी को नहीं है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, हम सब अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का काम अडानी को अडानी बनाना नहीं होता। सरकार का काम देश में कई अडानी बनाना होता है। प्रॉब्लम यह है कि एक आदमी अडानी, जिसको 11 साल पहले शायद देश भर में इतना कोई जानता भी नहीं था, आज दुनिया के टॉप 20 सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शुमार है। पिछले साल तो ऐसा भी हुआ था कि वो 1-2 दिन के लिए पहले नंबर के और दूसरे नंबर के बन गए थे सबसे रिचेस्ट। उन्होंने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन ये कहानी दोस्तों अडानी की नहीं है। ये वीडियो भले ही अडानी की छाप दिखाता हो कि भारत के किस किस हिस्से में अडानी है, लेकिन ये कहानी आपकी और मेरी है। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में देश में एक ऐसा ब्रांड पैदा हो गया जो सबसे तेजी से विकास कर रहा है, सबसे तेजी से मजबूत हो रहा है। देखिए दोस्तों ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट बताती है कि अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप ब्रांड जो है, उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से भी ज्यादा तरक्की की है और वो भारत का सबसे तेजी से मजबूती से उभरता हुआ ब्रांड बन गया है। देखिए सिर्फ 1 साल का ये आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूं। अडानी ग्रुप ब्रांड का जो वैल्यू थी वो 2025 में 6.46 बिलियन थी, जो कि 2024 से $3.55 बिलियन ज्यादा है। पैसे पे नहीं है, डॉलर के हिसाब से। मतलब ऑलमोस्ट $2.91 बिलियन का जंप है केवल 1 साल में। केवल 1 साल का आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि अडानी ब्रांड ने कितनी तरक्की की है, कैसे की है। क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में अब कोई कुछ भी कहीं नहीं बचा है जहां पर अडानी के पोर्ट्स नहीं है, अडानी के पास एयरपोर्ट्स नहीं है, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं कर रहा है। हालत ये है दोस्तों कि अडानी, जिसका नाम लेकर राहुल गांधी पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खुद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुलेआम कहते हैं कि अडानी से इन्वेस्टमेंट लेने में कुछ भी बुराई नहीं है। हालत यह है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले खुलेआम सबके आगे कहती हैं कि अडानी उनके बड़े भाई हैं, 20 साल पुराना रिश्ता है, अगर वो चाहेंगे तो उन्हें डांट भी सकते हैं। और अडानी अपने मेंटोर बताते हैं शरद पवार को। तो बीजेपी को ही केवल इसमें हम निशानी पर नहीं ले सकते। अडानी इतनी बड़ी पावर है कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी मजबूर कर देते हैं कि वो उनसे इन्वेस्टमेंट लें। वो शरद पवार जैसे लोग तो खैर खुल के उनको बैक करते हैं। और अडानी को जब संसद में घेरने की बारी आती है तो ममता बनर्जी जैसे लोग भी अपने आप को पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। इन्वेस्टमेंट सबको चाहिए, सबको अपने राज्य के इन्वेस्टर समिट में दिखाना है कि देखिए हम इतना इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। इसकी कीमत है, इसकी कीमत जो ना केवल देश का गरीब बल्कि देश का मिडिल क्लास भी चुका रहा है। जरा आप मुझे बताइए, जरा दोस्तों गौर से सोचिए, आपकी जिंदगी में पिछले 11 साल में क्या बदला।
महंगाई बढ़ी? क्या आपकी सैलरी उस लेवल पर बढ़ी? इनफैक्ट मिडिल क्लास के लिए तो मैं मानती हूं सबसे बुरी स्थिति आज है। मिडिल क्लास सरकारी बस में नहीं चढ़ सकता, मिडिल क्लास सरकारी अस्पतालों में नहीं जाता, मिडिल क्लास अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाता। मिडिल क्लास अब सरकार से लिए केवल 2-3 चीजों पर डिपेंडेंट है। एक, उसको वो साफ हवा दे दे, एक उसको वो साफ पानी दे दे, एक उसके लिए सड़क ठीक ठाक कर दे। तीनों में मिडिल क्लास की मार हो रही है। साफ हवा है नहीं दोस्तों, हवा का हाल आपको पता ही है, और उसके लिए अगर वो एयर प्योरीफायर खरीदता है तो उसमें भी उसको जीएसटी पे करना होता है, हैवी जीएसटी। दूसरा, साफ पानी का ये हाल है, आपको पता ही, इंदौर से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली में पानी, जो पीने का पानी है जो सरकार सप्लाई करती है, वो इतना दूषित हो चुका है कि उसमें सीवर का गंदा पानी फैल चुका है। तीसरा, सड़क में या तो गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और जहां सड़क मक्खन जैसी शानदार है उसका आपको इतना टोल देना पड़ेगा कि आप खुद जानते हैं। तो मिडिल क्लास की तो ये हालत है। और मिडिल क्लास को खुश करने के लिए सरकार 5 साल में एक बार कह देती है हम 12 लाख तक में आपको टैक्स फ्री दे देते हैं, आपको टैक्स में छूट दे देते हैं। जबकि आप दिन में अगर 5 बार कोई चीज खरीद रहे हैं तो 5 बार आपको जीएसटी देना है। हर छोटी चीज में आप जीएसटी पे कर रहे हैं, और इतनी हैवी जीएसटी पे करने के बाद अचानक से सरकार 7-8 साल बाद आपको उसमें थोड़ी राहत देती है तो उसमें भी एहसान जताती है। ये हाल है मिडिल क्लास का। और गरीब की तो आप पूछिए ही मत। जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर पलते हो दोस्तों, उस देश के गरीब को क्या वाकई फर्क पड़ता होगा कि कोई अडानी है जिसको तमाम संसाधन बांटे जा रहे हैं? दोस्तों, ये रिपोर्ट मैं बार बार आपको दिखाती हूँ और हमें ये रिपोर्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए। 2025 की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि देश के 100 करोड़ जनता ऐसी है, 100 करोड़, जिसके पास जो वो कमाता है तुरंत खर्च कर देता है, रखने तक का या फिर उसको सेव करने तक का उसके पास संसाधन नहीं है, वो इतना कमाता ही नहीं है। तो बेसिकली जो देश है ना दोस्तों, पूरा ये जो मिडिल क्लास है 50 करोड़ लोगों का, पूरा ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बोला जाता है, ये 50-60 करोड़ है, जिनमें से थोड़े लोग इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं, बाकी लोग फॉर्मल सेक्टर से आते हैं, थोड़ा इनकम टैक्स पे करते हैं, थोड़ा नहीं पे करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लूम वेंचर्स इंडेक्स वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि भारत देश में 90% लोग ऐसे हैं, मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाने और खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो जाकर ये नहीं सोच सकते कि मैं अपनी 5 लाख की गाड़ी को से बेटर करके 12 लाख की गाड़ी खरीद लूं, या एक कमरे का घर से बेटर करके 3 BHK खरीद लूं। वो सोच ही नहीं सकते, उनका वो बजट ही नहीं है, उस दायरे में नहीं आते। अब आ जाते हैं दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के ढोल पर। ये बात बिल्कुल सच है कि हम जापान से बहुत जल्द आगे भी निकल जाएंगे, इनफैक्ट निकल भी गए। भारत सरकार का तो ये आंकड़ा बताता है कि भाई हम जापान से आगे निकल चुके हैं, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जानते हैं ना आप दोस्तों? जापान, जिसको हम कहते हैं कि हमने पीछे छोड़ा है, ऑलमोस्ट जापान की जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब वहां ऑन एन एवरेज एक आदमी पर कैपिटा, मतलब ऑन एन एवरेज एक साल में जितना कमाता है वो 34,713 है। ठीक है, इस वर्ल्डोमीटर की आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब 34,713 डॉलर को अगर मैं चेंज करती हूँ दोस्तों, $1 इज इक्वल टू 90 रुपए चल रहा है। उस हिसाब से जापान का एक आदमी जिसको हमने पीछे छोड़ा है वो आज भी 31,24,000 के आसपास कमा रहा है। हमने उसको पीछे छोड़ दिया है फिर भी। और दोस्तों भारत का स्थिति यह है कि भारत का ऑन एन एवरेज एक आदमी आज भी $2,818 कमा रहा है। अब आप इसको अगर इवेल्युएट करते हैं $2,000 के हिसाब से भी अगर मैं करती हूं दोस्तों, तो ये 1,80,000 है। ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक आदमी सालाना 1,80,000 कमा रहा है, एवरेज बता रही हूं मैं आपको। और ऑन एन एवरेज जापान, जिसको हमने पीछे छोड़ा, वहां एक आदमी 31 लाख कमा रहा है। यह है इनकम डिस्पैरिटी कि एक आदमी तो अडानी पे अडानी बना जा रहा है, मतलब इस लेवल का पैसा कमा रहा है वो जिसकी कोई हद नहीं है। और मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी, उसके पास तो कमाने और खाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इनफैक्ट इसी में मैं चीन का आंकड़ा भी आपके सामने दिखाना चाहती हूँ। चीन, जिसको हम कंपीट करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम चीन के विकास मॉडल को कॉपी करें, वो भी बहुत पेचीदा है। चीन जो इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका के बाद, 19.4 ट्रिलियन की वर्थ है चीन की, उसका भी आप इनकम डिस्पैरिटी देखिए, मात्र $13,000। वहां भी ऑन एन एवरेज एक आदमी सालाना मात्र $13,000 कमा रहा है, मतलब 11,70,000 के आसपास। तो ये भी कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसको मैं कहूंगी कि बहुत शानदार मॉडल है।
अगर कोई शानदार मॉडल है तो आप देखिए ब्रिटेन, जिसको हमने करीब 2 साल पीछे छोड़ा, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी इस वक्त है ब्रिटेन। आप उसकी पर कैपिटा इनकम देखिए, $56,000 वहां पर कैपिटा इनकम है। एक आदमी सालाना कम से कम $56,000 कमा रहा है, जापान से भी ज्यादा। लेकिन हमारा क्या है, भारत का क्या है, साइज बहुत बड़ा है इकोनॉमी का, हमारा मुंह बहुत बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब जिस मुंह से खाना जा रहा है वहां अंदर जाकर सबको बराबर बट रहा है। तो इसमें हम बहुत सी चीजें कर सकते थे, इसमें हम बहुत से अडानी पैदा कर सकते थे पिछले 12 सालों में, क्योंकि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। वही पैसा हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करता है, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाता है, दूषित पानी नहीं होगा और हर लिहाज से हमारी जिंदगी बेहतर होगी। हम सब इसी के लिए तो काम कर रहे हैं, रोज सुबह दफ्तर इसलिए तो जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि यहां आपने एक ब्रांड तो बनाया अडानी, लेकिन अडानी जैसे कितने ब्रांड्स बनाए? दोस्तों, पिछले 10 सालों में जो सबसे रईस थे, जिन्होंने खूब पैसा कमाया भारत में, उन्होंने भारत का पासपोर्ट त्यागना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो या तो टैक्स में इतना ज्यादा है, टैक्स इतना ज्यादा है कि सुपर रिच को आप मतलब इस लेवल पर टैक्स बर्डन उनको देते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि अब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी बेहतर हो गई है तो हम इतने खराब पानी और इतने खराब हवा में सांस क्यों लें, जाके लंदन बस जाते हैं। आप सोचिए, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे लोग भी लंदन जाके बस गए, लंदन में रहते हैं वो लोग। भारत का पासपोर्ट है उनके पास, लेकिन भारत में रहते नहीं है वो। लंदन, भारत आते हैं घूमने के लिए, वो रहते लंदन में ही है, बच्चों की परवरिश भी वहीं कर रहे हैं। संजय दत्त ने अपनी पूरी फैमिली दुबई शिफ्ट कर दी है, विवेक ओबरॉय बहुत पहले दुबई शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, ये तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज की आपको बात बता रही हूँ जिनकी जानकारी मुझे है। आपको क्या लगता है, क्या यही लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं? ऐसे कितने मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं जिन्होंने पिछले 11 सालों में भारत का पासपोर्ट त्याग दिया? क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति में आ गए हैं कि वो दुनिया के किसी और मुल्क में एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 मिनट और कुछ सेकंड की वीडियो है, ये एक्चुअली हमको बताती है कि एक आदमी के लिए किस लेवल पर देश के संसाधन बांटे गए। लेकिन अगर सोचिए, यही संसाधन हर देश चाहेगा, हर सरकार चाहेगी कि वो इन्वेस्टमेंट लाए और अपने घरेलू इन्वेस्टर्स को देश के संसाधनों तक पहुंच दे। लेकिन अगर सोचिए कि ऐसे कई अडानी पैदा किए होते तो यही एरो अलग अलग नामों की तरफ जा रहा होता, तो ABCDEZ तक, ये कितनी बेहतर स्थिति होती, फिर ये अलग तरह की ग्रोथ स्टोरी होती। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक मिडिल क्लास के तौर पर कितना ठगा हुआ आप महसूस करते हैं? क्योंकि गरीब आदमी कहता है कि चलो मुझे कम से कम मुफ्त अनाज मिल रहा है, ठीक है। अमीर आदमी कहता है मुझे कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिल रही है, ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो भारत ही छोड़कर चला जाऊंगा। मिडिल क्लास, जिसको पिछले 11 सालों में हिंदुत्व की घुट्टी पिलाकर बार बार वोट की वसूली उससे की गई, उसको क्या मिला? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।